अच्छा जी, हम अपनी खबरें शुरू करते हैं और कल जो है वो मेसी साहब की तस्वीर जो हमारे उसके ऊपर थी वेबसाइट पे, वो लोगों को बड़ी पसंद आई। अच्छा। मुझे मैसेजेस है बहुत सारे कि बहुत ज़बरदस्त तस्वीर थी। हाँ भाई, हम इसीलिए कहते हैं हमारी वेबसाइट पे जाया करें, बड़ी प्यारी वहाँ पे भी खबरें होती हैं। ठीक है जी, तो ऐसे है। अच्छा जी, खबरें हम अपनी शुरू कर लेते हैं। और ये जो पब्लिक इंक्वायरी शुरू हुई है ना जी, ये जो इमरजेंसीज एक्ट में लगाया था फेडरल गवर्नमेंट ने, उसके ऊपर जो है स्यापे अभी तक चल रहे हैं। हालांकि ये अपने फाइनल वीक के अंदर है, 6th एंड फाइनल वीक के अंदर। तो सबसे पहले अब इसके अंदर जो और हाई प्रोफाइल लोग मंगवाएंगे वो हैं डेविड लमेटी, और आपको पता ही है कि मिनिस्टर ऑफ जस्टिस हैं ये। इसके बाद डिफेंस मिनिस्टर अनीता आनंद आएंगी, उसके बाद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उमर अल गबरा आएंगे। सबसे पहले जो लमेटी साहब की टेस्टिमनी है उसमें इनको अंडर सॉलिसिटर क्लाइंट प्रिविलेज जो इनको हासिल है उसमें इनके आंसर्स जो हैं उसको रिस्ट्रेन किया जा सकता है। अनीता आनंद जो है उनसे पूछा जा सकता है। अल्बर्टा ने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि कैनेडियन आर्म्ड फोर्सेस जो है उनको लाएं ताकि हटाएं ये जो बॉर्डर ब्लॉकेड्स हैं कुड्स के अंदर, उसमें उस सिलसिले में बात की जा सकती है। और उमर अल गबरा साहब, क्योंकि इन्होंने कहा था इन ब्लॉकेड्स की वजह से जो है 3.9 बिलियन डॉलर्स के जो हैं वो नुकसान हुए हैं, तो उस सिलसिले में इनके साथ भी बात की जा सकती हैं। और जो फाइनल डे जो कि फ्राइडे को होएगा फाइनल डे, उसमें जो है जस्टिन ट्रूडो साहब भी आ सकते हैं। और फिर रिपोर्ट जो है फाइनल जो दी जाएगी इनको पार्लियामेंट को, तो फिर उसके बाद जो है वो सारी रिपोर्ट अगर उन्होंने पब्लिक करनी है तो करेंगे, वरना पार्लियामेंट को जो है ये इंक्वायरी जो है ये रिपोर्ट अपनी भेज देगी। ठीक है जी। हैमिल्टन की जो अब मेयर हैं, जो किसी ज़माने में एनडीपी की ऑन्टेरियो की हेड होती थी, अब हैमिल्टन की जो मेयर हैं एंड्रिया हॉर्वेथ, वो अब आपको पता ही उन्होंने इलेक्शन लड़े थे हैमिल्टन से, अब वो मेयर हैं वहाँ पे। तो उन्होंने आज बड़े गुस्से का इजहार करते हुए कहा एक सुएज है वहाँ पे लोकल हार्बर पे जो कि 26 ईयर से अनडिटेक्टेड चला आ रहा है, कि उसका जो सुएज है वो सारा वहाँ पे हार्बर के अंदर जो है वो गिरता जा रहा है, हैमिल्टन हार्बर जो है उसमें। और वो काफ़ी इट कैन बी वेरी वेरी डेंजरस। हालांकि उन्होंने कहा कि ह्यूमन हेल्थ को इतना नुकसान नहीं है, लेकिन एनवायरमेंटल इंपैक्ट उसका बहुत ज्यादा। लेकिन वो कह रही हैं जी कि ये सारा डंप किया जा रहा है सुएज पिछले 26 साल से, तो इसका नोटिस क्यों नहीं लिया गया है। तो अब इन्होंने वो जो है एक इन्वेस्टिगेशन भी बिठाई है और कहा है कि ये क्यों डंप किया जा रहा है, ये सारा आप जो है फाइंड आउट करें, क्योंकि सिटी स्टाफ जो था उसने ये डिस्कवर और किया था। तो उसका जब से ये अनकवर हुई है ये सारी चीज, उसके ऊपर जो है इन्होंने बड़ी सख्ती से नोटिस लिया है। टोरंटो के अंदर जनाब आप काफी चेंजेस देखेंगे, क्योंकि टोरंटो के अंदर आपको पता ही है कि फोर्ड गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि कुछ जो मेयर्स हैं, जैसे कि टोरंटो के मेयर हैं और ऑटवा के मेयर हैं, उनको मैं स्ट्रॉन्ग मेयर्स बनाऊंगा ताकि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकें। तो अभी भी मेयर जो हैं टोरंटो के वो तो जॉन टोरी ही होंगे, लेकिन ये अब एक्ट करेंगे एज स्ट्रॉन्ग मेयर। हालांकि उन्होंने कहा है जॉन टोरी साहब ने कि मैं बिल्कुल इसके ऊपर जो है लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे काम करूंगा। अभी भी मैं चाहता हूं कि काउंसिल के साथ मिलकर काम करूं, लेकिन अगर मेरा कोई काम फिर अटक जाएगा तो उसके ऊपर मैं लूंगा। ये जो आया था बिल 39 जो कि फोर्ड गवर्नमेंट लेकर आई थी, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि अगर ये मेयर समझते हैं कि इनको अपना एजेंडा पुश करना है, कहीं पे ये फंस गए हैं, तो उसके लिए इनको प्रोविंस की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, वो कर सकते हैं। और इसके लिए इनको सिर्फ 1/3 सिटी काउंसिल की, यानी कि सिटी काउंसलर्स में से 8 सिर्फ अगर सिटी काउंसलर्स इनका साथ दे देंगे तो ये अपना जो है बिल अप्रूव करवा सकेंगे और अपना काम जो उनका होएगा जिस भी सिलसिले में, जैसे कि इनका हाउसिंग के सिलसिले में ये काम जल्दी करना चाहते हैं, रेड टेप काटना चाहते हैं, तो ये अपना काम कर सकेंगे। तो अब की जो काउंसिल बैठी है टोरंटो के अंदर वो फिर अब बहुत डिफरेंट है, उसका मेकअप जो है अब डिफरेंट होएगा। तुर्की के अंदर जनाब जो नॉर्थ वेस्ट उनकी साइड है उसमें आज जो है जल्जला आया है, 6.1 मैग्नीट्यूड पे था। और इसके जो शैलो ट्रेमर्स हैं ये इस्तांबुल जो उनका कैपिटल है उसमें भी फील किए गए थे। इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कहा है यहाँ पे कोई लॉस ऑफ लाइफ की तो रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो सीरियसली इंजर्ड हैं। खासतौर पे एक आदमी काफ़ी सीरियस है जिसने कि पैनिक्स में बिल्डिंग एक में से छलांग मार दी थी। इसका जो एपी सेंटर था डुस्से प्रोविंस जो है गोलायका डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहाँ पे था। तुर्की की जो डिजास्टर एजेंसी है उसने वार्न किया रेजिडेंट्स को कि आप बिला वजह का पैनिक मत बनाएं। हालांकि टर्की जो है वो दुनिया के मोस्ट एक्टिव अर्थक्वेक जोन्स है और यहाँ पे हल्के हल्के झटके आते रहते हैं, लेकिन फिर भी मिनिस्ट्री जो है उसने कहा है, और ये जो एजेंसी है डिजास्टर एजेंसी उसने कहा है कि भाई यानी इतना भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको पता ही है कि 2020 में जो आया था इनका वहाँ पे जल्जला एलाजिक के एरिए में 6.8 था और उसमें कोई 20 के करीब लोगों की डेथ हो गई थी। तो लोग डरते तो हैं कि भाई वो है, और फिर उसके बाद हौले हौले न्यूज़ आती रही तो पता चला कि 40 और उससे भी ऊपर शायद लोगों की डेथ्स हुई थी उसके अंदर। यूक्रेन में जो कीव है उनके मेयर जो हैं उन्होंने आज
कंफर्म किया कि रशिया ने जो एयर स्ट्राइक्स की हैं उसके अंदर 3 लोगों की डेथ्स हुई हैं और 11 लोग जो हैं वो इंजर हो गए हैं। इन 11 में से 10 को हॉस्पिटल में रश किया गया था फौरन, और जो 11th हैं उनकी माइनर थी इंजरीज। और इसके अलावा जो है यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी कह रही है कि ये बहुत सारे ड्यूबियस किस्म के जो डूबियस रशियन सिटीजन्स हैं वो बहुत सारा कैश लेके फिर रहे हैं और वो चीज़ों को गलत तरीके से मैनूवर भी कर रहे हैं, लोगों को जैसे लड़कियों औरतों को ल्योर कर रहे हैं प्रोस्टिट्यूशन एंड थिंग्स में, क्योंकि बहुत सारा पैसा लेके फिर रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारा लिटरेचर लेके फिर रहे हैं जो कि बता रहा है कि यूक्रेन गलत है और रशिया ठीक है। ये एक ऑर्थोडॉक्स चर्च है वहाँ पे से ये सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के जो हेड हैं यानी मिनिस्टर जो हैं दिमित्रो कुलेबा, उन्होंने आज कहा है कि रशिया की ये जो एयर स्ट्राइक्स हैं इनको स्टेट टेरर का नाम देना चाहिए कि रशिया इज अ टेररिस्ट स्टेट, इसमें इसको रिकग्नाइज करना चाहिए। अच्छा, अब जब ये इनका बयान आया तो जो ईयू पार्लियामेंट थी उसने फिर आज ये रेजोल्यूशन जो है पास की और उन्होंने कहा कि रशिया को डिक्लेयर किया उन्होंने स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, क्योंकि इन्होंने कहा जी कि मॉस्को कॉन्स्टेंटली एट्रोसिटीज कर रहा है यूके के ऊपर और ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज को जो है वो खराब कर रहा है। और यहाँ पे ये जो रेजोल्यूशन थी 494 वोट से जीती है, 58 इसके अगेंस्ट आए थे, 44 ने एब्सटीन किया था और इस तरह से ये रेजोल्यूशन आ गया। लेकिन इसका लोग कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये मोस्टली सिंबॉलिक है, इसका कोई एज सच कोई असर जो है वो नहीं होएगा। लेकिन बहरहाल इससे पहले यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने कहा था कि ये बड़ी अच्छी बात है अगर वोट किया जाए, और जब ये वोट इनके हक में आया तो इन्होंने इसको वेलकम किया और इन्होंने कहा जी कि रशिया को हर लेवल पे आइसोलेट करने की जरूरत है और दूसरी कंट्रीज को भी सूट फॉलो करना चाहिए, यानी कि जिस तरह के यूरोपियन यूनियन ने किया है। आपको पता ही है कि यूरोपियन यूनियन, यूएस और यूके ने ऑलरेडी इनके पास ऊपर बहुत सारी सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगाई हुई हैं। हालांकि जिस वक्त एंथनी ब्लिंकन साहब जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनसे पूछा गया कि आप अपनी स्टेट डिपार्टमेंट की जो लिस्ट ऑफ टेररिस्ट कंट्रीज है उसके अंदर रशिया का नाम डालेंगे, तो उन्होंने इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि स्टेट डिपार्टमेंट की अगर आप लिस्ट देखें तो उसके अंदर क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, ईरान और सीरिया जो है उनको कहा जाता है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है ये चलाते हैं। तो अभी एंथनी ब्लिंकन साहब ने रशिया का इसमें नाम नहीं दिया, लेकिन बहरहाल इसके ऊपर जो है वो बहस जो है अभी भी हो रही है। इसके अलावा 4 यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स हैं, लिथुआनिया, लैटविया, एस्टोनिया और पोलैंड, उन्होंने कहा है कि रशिया डेफिनेटली स्टेट्स टेररिज्म के अंदर शामिल है। yes. तो अब देखें आगे चल के आने वाले दिनों में क्या होता है। इसके अलावा जनाब आज 2 एक्सप्लोजन्स हुए हैं जेरूसलम सिटी में, और वैसे तो आपको लड़ाइयों की खबरें जेरूसलम सिटी से आती हैं, लेकिन अब आज की जो लड़ाइयाँ नहीं थी, आज के एक्सप्लोजन्स थे। इसमें 1 आदमी की डेथ हुई है और 12 जो लोग हैं वो जख्मी हो गए हैं, सॉरी 1 जो है वो मर गए हैं, हाँ, और 12 जख्मी हुए हैं। दूसरे 2 डिफरेंट सेपरेट एक्सप्लोजन्स में एक एक्सप्लोजन जो था वो बाइसिकल जो थी उसने बस स्टेशन के पास लाके खड़ा किया था इजराइल की एक हाईवे के पास जो कि वेस्टर्न एंट्रेंस है जेरूसलम का, वहाँ पे ये पटा। और दूसरा जो था वो रेमत जंक्शन पे जो कि नॉर्थ ऑफ जेरूसलम में है, वहाँ पे ये पटा। तो इजराइल ने कहा है कि इसके अंदर पैलेस्टीनियन अटैकर्स जो हैं वो शामिल हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले एक इजरायली जो है उसने एक टीनेजर जो था पैलेस्टीनियन उसको मारा था। तो वो कहते हैं हो सकता है इसका ये रिएक्शन होए। तो भाई साहब ये तो आप रोज़ ही मारते हैं पैलेस्टीनियन बच्चों को, तो अब ये तो कोई नई बात नहीं है। बहरहाल उन्होंने कहा है जी कि ये पैलेस्टीनियंस ने मारा है। भाई जाहिर है आके यूएस तो नहीं मारेगा आपको, आप इजराइली और ये पैलेस्टीनियन है, दो ही आप उनको मारते हैं, फिर वो रिएक्शन में आपको मारते हैं। यूके के अंदर आज काफ़ी हलचल रही, क्योंकि वहाँ पे रॉबर्ट रीड प्रेसिडेंट जो है ऑफ यूके सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने आज रूल किया है कि जो नेक्स्ट ईयर स्कॉटिश गवर्नमेंट एक रेफरेंडम लाने की कोशिश कर रही है ऑन इंडिपेंडेंस, उसको इन्होंने बिल्कुल अप्रूव नहीं किया है। और उन्होंने कहा है कि इसको विदाउट द अप्रूवल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट आगे भी लेके नहीं जाया जा सकता है। इससे पहले आपको पता ही है कि 2014 में जो स्कॉटिश थे उन्होंने कहा था कि जो 300 ईयर ओल्ड हमारी यूनियन इंग्लैंड के साथ, इसको हम ख़त्म करना चाहते हैं, और 55% लोगों ने इसका साथ दिया था। लेकिन अब वो सेकंड वोट लाना चाहते थे। स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन जो हैं वो कहती हैं कि हमको ये रेफरेंडम लाने की ज़रूरत है, और ये कह रही थी अक्टूबर 19, 2023 को। लेकिन आज इंग्लैंड की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनलॉफुल है और इंटरनेशनली रिकग्नाइज नहीं है। 1998 में अंडर स्कॉटिश एक्ट स्कॉटिश पार्लियामेंट ने ये कहा था कि हम अब जो है वेस्टमिनिस्टर की पावर्स अपने ऊपर नहीं चाहते हैं। लेकिन स्ट्रेटगन जो है उनका कहना है कि है तो ये बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग डिसीजन,
लेकिन हमको जो है यूके की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके डिसीजन को मानना चाहिए और हम इसको मानेंगे। तो ये आज लेकिन वहाँ पे काफ़ी खलबली रही और लोगों ने इसके खिलाफ जो है काफ़ी बात की। अच्छा जनाब, हुण असी तो बेचारे छोटे जे साढ़े से हमारे से कोई गलती हो जाती है, ओ जी 770 ने ये क्या बात की है, या आपका कोई जो रिपोर्टर आया था उसने कैसे बात की, या कोई सीनियर जर्नलिस्ट आया था वो कैसे बात हुई। आज हम आपको, हमारे पास चूंकि टाइम है तो हम आपको स्टोरी सुनाते हैं कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में भी क्या होता है। आपको पता है थोड़े दिन पहले एसोसिएटेड प्रेस को मैं भी खासतौर पर बहुत ज्यादा कोट करती हूँ, क्योंकि उनके जो वेटिंग के तरीके हैं वो ये नहीं करते कि बस जी हमें किसी नामालूम सोर्स ने बताया, नहीं, बड़े वो करते हैं, फिर उनका पूरा इन्वेस्टिगेशन हाउस वहां पे होता है, फिर वो पूछते हैं कि वो कौन थे, उनको आपको बताना पड़ता है कि जी मिस्टर ए ने, मुझे ना बताएं जनरल पब्लिक को कि मिस्टर ए ने बताया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो है एपी का, वहां पे जो एडिटर्स बैठे हैं उनको आपको बताना पड़ता है कि जी ये इधर इधर का सोर्स है। वो फिर अपने तौर पर वो इतने ज्यादा वो शक्तिशाली किस्म के लोग हैं, वो खुद इतने वेल कनेक्टेड हैं कि वो खुद फिर वो पूछते हैं लोगों से इधर उधर के वाकई ये सोर्स इसका ठीक था, ये ठीक नहीं था, ये खबर जो थी ठीक थी, और फिर ये देते हैं। तो ये बड़े बड़े जो है मीडिया हाउसेस, रॉयटर्स है, एपी है, एएफपी है, डॉयचे वेले है, और है इस तरह के जो बड़े बड़े वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, इनके पूरे पूरे रिसर्च डिपार्टमेंट्स और इन्वेस्टिगेटिव डिपार्टमेंट्स होते हैं। एपी ने क्या किया जी, कुछ दिन पहले एसोसिएटेड प्रेस ने, इनका एक रिपोर्टर जेम्स लपोटा जो है, उसने ये कहा कि आपको जो हमने खबर सुनाई थी कि जो रशिया है उसने मिसाइल के अटैक किए हैं पोलैंड के ऊपर। अच्छा जी, अब ये जो स्टोरी थी, अब ये जब एसोसिएटेड प्रेस की स्टोरी आई, ये 15 नवंबर की स्टोरी थी, इस स्टोरी को जी जंगल की आग की तरह हर किसी ने उठाया, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, रॉयटर्स ने, वाशिंगटन पोस्ट ने, सीएनएन ने, फॉक्स न्यूज ने, सब ने एपी को कोट करते हुए कहा कि रशिया ने आज पोलैंड के ऊपर भी अटैक किया है। ये जब बात आई सामने तो उसके बाद नेटो के जो हैं एक स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कहा जी कि नहीं, ये जो अटैक था ये रशिया ने नहीं किया था। अच्छा, अब जब ये रिपोर्ट आई, एपी ने नवंबर 16 को ये रिपोर्ट अपनी रिट्रैक्ट कर ली और उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन की कि हमारे पास कुछ कंफ्यूजन था जिसकी की वजह से हमने ये स्टोरी दी थी। अच्छा, अब हुआ क्या? हुआ ये कि ये वेबसाइट सेमाफोर जो है ये कहती है कि हमने ये पूरी बात, फिर ये जो बेचारा लड़का है जिसको सैक अप कर दिया है एपी ने, जेम्स लपोटा, जो कि ये सारी जो है ये जिसने स्टोरी जो थी ब्रेक की थी, उसके मुताबिक उसने अपने कॉलीग को, एक जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ये यूज करते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें वहां पे ब्लॉक्ड हैं, वहां से आप मैसेजेस नहीं भेज सकते हैं यूक्रेन से, तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है स्लैक, उसके थ्रू इसने अपनी एपी की टीम को कहा कि यूएस इंटेलिजेंस सोर्स ने मुझे बताया है कि ये अटैक रशिया ने किया है और ये मोल्डोवा और पोलैंड के ऊपर किया गया है। और उसने कहा कि मैंने जो रॉन निक्सन, जो कि पब्लिकेशन के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ न्यूज एंड इन्वेस्टिगेशंस हैं, उनको मैंने बताया तो उन्होंने ये वेट किया है। इनका कहना था कि निक्सन जो हैं उन्होंने पहले तो ये ऑथराइज कर दिया कि आप ये जो एनोनिमस सोर्स है इसको आप जो है वो उसकी वजह से ये स्टोरी पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन जो निक्सन साहब हैं, जो इनके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इन्वेस्टिगेशंस हैं, उनको पता नहीं था कि क्या टिप्स मिल रही हैं लपोटा साहब को। उसके ऊपर इन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे पास सोर्सेज हैं तो फिर तुम जो है, हम ये स्टोरी जो है ये कर देंगे। लपोटा साहब जो हैं उन्होंने हम करेंगे, उन्होंने ऐसे कहा। इन्होंने, लपोटा साहब ने समझा कि निक्सन साहब ने उनको पूरी इजाजत दे दी है कि ये आप पब्लिश कर दें। एज अ रिजल्ट उसने अपनी जो स्टोरी, जो डेस्क था उस पर स्टोरी भेज दी और स्टोरी जो थी वो पब्लिश हो गई। हालांकि निक्सन साहब कह रहे थे अभी हम जो है, हम ठीक है, हम आपके सोर्सेज मानते हैं, हम इसको जो है देखेंगे स्टोरी को। इसने ये समझ लिया, इसने मिसट्रूज किया कि देखेंगे का मतलब है कि ठीक है हम फिर देख लेंगे ना, फिर हम लगा देते हैं, देख लेंगे क्या होता है आगे। इसको ये बात समझ में आई और इसने डेस्क पे भेजी और वो स्टोरी जो है वो छप गई। इधर क्या हुआ कि यहाँ पे एक और सीनियर जो जर्नलिस्ट थी, लीजा लेफ, एडिटर एट यूरोपियन डेस्क जो है एपी में, उसमें उन्होंने कहा कि क्या हमको इसके लिए एक वार्निंग पहले भेजने की जरूरत है, हमको पहले, यानी कि इस तरह का सेंटेंस के लपोटा की एक स्टोरी आ रही है जिसमें शायद बताया जाएगा कि शायद अलेजली रशिया ने अटैक किया है मोल्डोवा और पोलैंड के ऊपर, इस तरह की कोई चीज करने की जरूरत है। तो लपोटा साहब ने उसका जवाब दिया लीसा लेफ को, जो कि एडिटर एट यूरोपियन डेस्क थी, कि ये मेरे दायरा अख्तियार में नहीं है, तो ये आप खुद से पूछें। तो
उसके 10 मिनट के बाद जो है ये अलर्ट जो है वो उन्होंने दिया तो सही, लेकिन साथ ही उसके बजाय इसके कि ठहरते नेटो का रिस्पॉन्स आता है, इन्होंने स्टोरी भी छाप दी। अच्छा, उसमें जो अब डेप्यूटी यूरोपियन न्यूज एडिटर थी जेना करम, उसने कहा कि ये जो सोर्स था वो वैसे अदरवाइज जो था वो इट वाज वैलिडेटेड बाय निक्सन, हालांकि निक्सन ने कहा था कि मैं देखूंगा, राइट। लेकिन ये कहती हैं, जेना करम कहती हैं कि नहीं, वो जो सोर्स जिसका के लापोर्टा ने जिक्र किया था, मिस्टर निक्सन ने उसको वैलिडेट किया था कि यस ये बिल्कुल क्रेडिबल सोर्स है। तो फिर भी इसको लड़के को लापोर्टा का क्यों निकाला? उसको निकाला इसलिए कि एपी कहता है, एसोसिएटेड प्रेस कहता है कि हमारा इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स का एक तरीकाकार है, और वो तरीकाकार ये है कि हम मिसाल के तौर पे जनरल कमर बाजवा ने ये कही, बस सिर्फ जनरल कमर बाजवा ने अगर ये बात कर दी है तो हम नहीं स्टोरी छापते हैं कि आप बोल रहे हैं जी कि एक सोर्स ने मेरे से बात की, एटलीस्ट देयर शुड बी 2 सोर्सेज। यानी कि अगर आप कह रहे हैं जनरल कमर बाजवा ने कोई बात की, तो क्या आईएसआई का हेड भी वो बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो हमें इस तरह की जो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज हैं करने के लिए एटलीस्ट 2 सोर्सेज चाहिए होते हैं, और वो 2 सोर्सेज आपको प्रेजेंट करने ही होते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट इन्वेस्टिगेशन पे जो डेस्क पे बैठा होता है उसके साथ। उसको आप बताएंगे, वो आपको 100% गो अहेड देगा, तो ही आप डेस्क पे अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं छापने के लिए। तो इसलिए यानी कि इन लोगों को जल्दी भी होती है ना कि हाँ, कि हम स्कूप है तो हम ब्रेक कर लें न्यूज, कोई और ना कर ले। पहले कौन ब्रेक करता है, कौन ब्रेक ये न्यूज करता है, उसकी जो रेस है ना, ये अच्छा, रेस अगर वो लीक हो जाए और किसी और ने छाप दी तो इनकी स्टोरी तो पुरानी होगी। अच्छा, अब इसके अंदर जो जर्नलिस्ट कुछ हैं उन्होंने बड़ा इतराज किया है एसोसिएटेड प्रेस पे। उन्होंने कहा है कि तुमने इस मस्कीन बेचारे जो ये रिपोर्टर है जो कि उधर बैठा हुआ है उधर इतनी खतरनाक जगह पे और तुम्हारे लिए एक्सक्लूसिव स्टोरीज कर रहा है, तुमने उसको क्यों निकाला? तुम्हारे सारे एडिटर्स इसके अंदर इन्वॉल्व थे, क्योंकि अगर एरर जो है, एरर एक आदमी से अगर हुआ, बाकी सारों से भी एरर हुआ। तुम्हारे ये इतने सीनियर, ये वाइस प्रेसिडेंट कोई बना बैठा है, कोई हेड ऑफ यूरोपियन डेस्क है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो इनको नहीं चाहिए था कि ये भी वेट करते at their own end। तो तुमने एक आदमी को, बहरहाल जी एसोसिएटेड प्रेस ने कहा नथिंग डूइंग, जिसकी स्टोरी थी हमने उसको निकाला क्योंकि उसने प्रॉपरली काम नहीं किया, उसको निकाल दिया। तो ये जनाब आज बड़ी बड़ी स्टोरी है और जर्नलिस्ट आज दुनिया में भड़के हुए हैं जरा थोड़े। नहीं तो भड़कना भी चाहिए क्योंकि वो जैसे आपने कहा कि वो जितने सारे लोग इन्वॉल्व थे, हाँ सारे, और बड़े सीनियर लोग थे वो सारे, तो उन सबको चाहिए था कि वो उन सब ने जल्दी की। हाँ जल्दी की, हाँ। लेकिन निक्सन का साहब कहते हैं जी कि मैंने उसको कहा था कि अभी हम देखेंगे, तो इसने समझ लिया, इसने मिसट्रूज किया मुझे। उसने कहा कि अच्छा इसका मतलब शायद ये था कि अच्छा फिर देख लांगे चापो स्टोरी उसने ये समझा ऐसे करके। एसोसिएटेड प्रेस की अगेन आई एम यूजिंग द सोर्स एसोसिएटेड प्रेस, ये कहते हैं जी कि आज तालिबान जो हैं उन्होंने यहाँ पे जो लोगन का स्पोर्ट्स स्टेडियम था उसके ऊपर जो है लैशेस दिए हैं 3 औरतों को और 9 मर्दों को, और फिर से दुनिया सारी जो है इनकी जो ये ब्रूटल पनिशमेंट्स हैं जो कि इनका हॉलमार्क ऑफ देयर रूल था इन 1990s, इट सीम्स कि वो वापस आ गया है। यहाँ पे बड़े बड़े इनके मुताबिक स्कॉलर्स, मुजाहिदीन, एल्डर्स, ट्राइबल लीडर्स और लोकल्स बुलाए हुए थे, और इनको 21 से 39 जो है लैशेस जो हैं वो दिए गए हैं क्योंकि इनके ऊपर इल्ज़ाम था कि कुछ ने चोरी की थी और कुछ ने अडल्ट्री की थी उसके ऊपर। तो वो कहते हैं जी ये जंगल का कानून फिर से जो है अफगानिस्तान में वापस आ गया है। द प्रिंट की एक स्टोरी है जी, एंड दिस स्टोरी इज रिटन बाय नीलम पांडे, और इसका हेडलाइन है द लिकर स्कैम एंड ब्राइब्स, हाउ बीजेपी संतोष प्लॉटेड एंटी-ग्राफ्ट एमसीडी पोल कैंपेन अगेंस्ट आम आदमी पार्टी, यानी कि ठीक है जी इस तरह। अच्छा जी, अब इसकी ये स्टोरी क्या है नीलम पांडे साहिबा की, यानी ये स्टोरी ये है, वो कह रहे हैं जी कि बीजेपी बाकायदा एक करप्शन कैंपेन, अलेज करप्शन कैंपेन जो है वो आपके अगेंस्ट चला रहा है, और ये बड़ी वेल कैलकुलेटेड इनकी स्ट्रैटेजी है क्योंकि इनको लग रहा है कि ना तो ये गुजरात में ना कहीं और जगह पे जीत सकते हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है अपनी जड़ें जो हैं वो करती जा रही है। एज अ रिजल्ट बीजेपी के जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के हैं BL संतोष, उन्होंने दिल्ली के जो सिविक पोल्स होने वाले हैं उससे पहले ये एक मीटिंग पहले बुलवाई 5 नवंबर को, और उसके बाद जो है 14 नवंबर को, और उसमें इन्होंने सबको कहा जो बीजेपी के जो बंदे आए हुए थे कि ये जो हम आपके खिलाफ करप्शन के चार्जेस लगाते जा रहे हैं ये बड़े हाई पकड़ गए हैं इंडिया के अंदर, इसकी बेस पे हम जीत सकेंगे। तो आप लीडर्स और आप लेड गवर्नमेंट इन दिल्ली जो है
उसके खिलाफ ये हाइप और बनाएं कि ये करप्ट हैं, ये करप्ट हैं, केजरीवाल करप्ट है, आम आदमी पार्टी करप्ट है, और उसकी बेसिस पे ही अब हम जीत सकते हैं, वरना आपसे आगे निकलना वो है। तो ये स्टोरी आज कर रही है कि ये जो अलेज करप्शन के केसेस लगाए जा रहे हैं, ये बाकायदा एक कैंपेन के थ्रू जो बीजेपी चला रही है वो लगा रहे हैं, लेकिन अब इसका फायदा कितना होएगा, क्योंकि लोग जो कि इनका बड़ा स्ट्रांग होल्ड है गुजरात, उस तक में उनको एक्सपोज होते जा रहे हैं बीजेपी वाले, और लोगों को पता चलता जा रहा है कि ये सिर्फ ज्यादा बातें हैं, ये ऐसे सच्चाई है नहीं इसके अंदर। तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि अब जो है ये इलेक्शंस जो हैं कौन जीतेगा, खासतौर पे जो दिल्ली के अंदर होने वाले हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन, उसमें पता चलेगा। आज कांग्रेस जो जाहिर है बड़ा भड़क गई, क्योंकि जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमांता बिस्वा शर्मा साहब, उन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी जो है वो तो सद्दाम हुसैन की तरह लगता है। तो अब कांग्रेस को तो गुस्सा आएगा। इन्होंने जनाब ये एक कर रहे थे अहमदाबाद के अंदर पब्लिक रैली, बिस्वास साहब और बिस्वा शर्मा साहब, और इन्होंने कहा जी कि मुझे कोई एतराज नहीं है अगर राहुल गांधी साहब अपनी शक्ल बदलना चाहते हैं, लेकिन उनको अपनी शक्ल सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या कि उससे भी ज्यादा बेटर है कि गांधी जी की तरह का अपना हुलिया बनाएं। ये सद्दाम हुसैन की तरह का अपना हुलिया क्यों बना रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस जो है वो उसका जो कल्चर है, इट इज नॉट क्लोजर टू द इंडियन पीपल। इसका कल्चर उन लोगों के करीब है जो कि हिंदुस्तान को समझते ही नहीं है। तो अब कांग्रेस तो बड़ा भड़क गई। उसने कहा जी आपने हमारे नेताजी को इतने जो है सद्दाम हुसैन से कैसे मिलवाया, और आप इस तरह की घटिया और पैटी पॉलिटिक्स कैसे कर सकते हैं। तो बहरहाल जी ये वॉर ऑफ वर्ड्स जो है फिर से रही। पाकिस्तान के अंदर जनरल कमर बाजवा साहब जो हैं, आज उन्होंने अपना लास्ट एड्रेस जो है, सो कॉल्ड लास्ट एड्रेस दिया है डिफेंस एंड मार्टर्स डे सेरेमनी में, जो कि GHQ रावलपिंडी के अंदर हो रही थी। उसके अंदर इन्होंने कहा जी कि पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं उनको जब ये इलेक्शंस होते हैं तो उसके रिजल्ट्स मानने चाहिए, ताकि ये सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट के जो टैग्स हैं ये ना दिए जाएं, और ये जो कुछ लोग जो हैं मिलिट्री और लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत हैं। ये बिल्कुल भी जो हैं वो कामयाब नहीं होएंगी। वो कहते हैं जी कि मुल्क के अंदर इस वक्त जो है इकोनॉमिक क्राइसिस है, और हमको जो है सबक सीखना चाहिए अपनी पीछे वाली गलतियों से, ताकि हम आगे चल सकें। अगर ट्रूली डेमोक्रेटिक कैरेक्टर आपको चाहिए तो इस मुल्क में इनटॉलरेंस को भी खत्म करना पड़ेगा। उन्होंने कहा 2018 में जब एक पार्टी जीती थी तो उसके लिए दूसरों ने एक्सक्यूज दिया था कि ये तो सिलेक्टेड पार्टी है, जो PTI के बारे में कहते थे। जिस वक्त नो कॉन्फिडेंस मूव से PTI को निकाला तो उन्होंने कहा जी ये इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट आ गई है। तो इसलिए आपको अपने बिहेवियर्स जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज को देखने चाहिए, और हर इंस्टीट्यूशन जो है उसको इसमें नहीं घसीटना चाहिए, और इट विल बी अ मिस्टेक अगर आप इनको घसीटेंगे, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं चाहे सिविल सोसाइटी है। तो ये जनाब कमर बाजवा साहब ने आज बातें की। इमरान खान साहब जनाब आज एक एड्रेस कर रहे थे, एक सेमिनार वाए वीडियो लिंक, और उसके अंदर उन्होंने बात करते हुए कहा कि ये जो रियल एस्टेट है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा माफिया है। ये बड़ी बड़ी लैंड्स जो हैं गवर्नमेंट की ये ग्रैब करते हैं, उनको पब्लिक को सेल करते हैं, और फिर उसके प्रोसीड्स जो है वो पैसा जो है सारे का सारा मुल्क से बाहर लेकर चले जाते हैं। वो कहते हैं जी आपको पता नहीं है कि ये कितने ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। इन्होंने कहा जी कि ये जो सारी मैपिंग है ये मेरे पास आई थी जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, जिसमें कि बताया जाता है, जिसको कि इन्होंने नाम दिया था कैडेस्ट्रल, जिसके के अंदर बाउंड्रीज की मैपिंग की गई थी फॉर द फर्स्ट टाइम इन PTI गवर्नमेंट, और उसने शो किया था कि 1.2 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस की जो लैंड है पाकिस्तानी, उसके ऊपर एनक्रोच करके ये लैंड माफिया ने उसको बेच के और पैसे बाहर शिफ्ट किए थे। तो इन्होंने कहा जी कि इसीलिए मुल्क जो है डिफॉल्ट की तरफ हेड कर रहा है, ये लोग पैसा लेके बाहर भाग जाते हैं, और इस तरह के गलत डिसीजंस जो हैं वो लिए जाते हैं। मुल्क की इकोनॉमी जो है वो बहुत ख़राब है। इसको ठीक करने के लिए जो है हमको बहुत सख्त कड़े लेने पड़ेंगे स्टेप्स, और जो नई गवर्नमेंट आएगी उसके लिए बहुत मुश्किलें होंगी इस चीज़ को ठीक करने का। 88% ऑफ द बिजनेसमैन हैं वो उनको लग रहा है कि इकोनॉमी पाकिस्तान की गलत तरफ चल रही है। अपनी मिस्टेक्स को मानना ही बड़ी बात है। इन्होंने अपनी खुद की मिस्टेक भी मानी, और इन्होंने कहा जब मैंने लोगों को एमनेस्टी दी थी और कहा था कि अपना काला पैसा सफ़ेद करें, तो उसके बाद लोग वो काला पैसा सफ़ेद करके बाहर लेते गए। मुझे ये कहना चाहिए था कि अगर अब आपका काला पैसा सफ़ेद हो गया है तो इसको पाकिस्तान के अंदर जो है एक्सपोर्ट लेड इंडस्ट्री के अंदर आप अब इन्वेस्ट करें। तो ये मुझे कहनी चाहिए थी पूरी बात, जो कि मैंने नहीं कही। और जनाब हमारे पाकिस्तानी आजकल बड़े मशहूर हो रहे हैं जी, बड़ी बड़ी जगहों पे देखे जाते हैं, और फिल्में भी बड़ी बड़ी आ रही हैं, अब लोग भी बड़े बड़े ठीक है जी। हमारा पाकिस्तानी एक मॉडल है हसनैन लहरी जनाब, उसकी आज एक बड़ी प्यारी सी तस्वीर आई है, और ये बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं अरब वर्ल्ड की। नेटफ्लिक्स के ऊपर इनका शो आता है दुबई ब्लिंग। इसकी स्टार हैं LJ लुजेन अदादा, इसका असल में नाम है। इसने कुछ दिन पहले जो इंस्टाग्राम पे कहा था कि जी मैं एक पार्टनर की तलाश
तलाश में हूं। इनकी शादी पहले हुई थी सऊदी बिलियनर बिजनेसमैन वलीद जुफेली से, जिनकी के डेथ अनफॉर्चुनेटली 2016 में हो गई थी, जिससे उनके 2 बच्चे हैं। तो अब ये इनकी बड़ी एक ये रोमांटिक सी तस्वीर आई है हसनैन लैरी के साथ, और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे लिखा है कि मुझे लगता था कि फेरी टेल्स जो हैं वो कभी ट्रू नहीं होती जब तक कि मैं मिला नहीं अपनी प्रिंसेस से। तो लग रहा है हो सकता है कि लैरी साहब इनसे शादी कर सकते हैं, शायद हैं जी, ऐसे है। हाँ जी। और जनाब डायरेक्टर जेम्स कैमरून, जिनकी आजकल हम बड़ी आपको खरबें दे रहे हैं, वो बड़ी आजकल खरबों में है क्योंकि उनकी एवटार आने वाली है ना, तो उसके लिए। अच्छा जी, एक GQ मैगजीन को ये दे रहे थे और वो कह रहे थे कि आपको शायद पता नहीं है कि लियोनार्डो डिकैप्रियो को मैं टाइटैनिक में से निकालने वाला था, निकल सकता था ये। तो उन्होंने पूछा GQ वालों ने, तो फिर ये टाइटैनिक में आया कैसे? कहते हैं अच्छा जी, होता ये है कि एक्टर्स इंतजार करते हैं और डायरेक्टर देर से आता है। यहाँ पे उल्टा हिसाब था। जब मैंने टाइटैनिक की कास्टिंग शुरू की तो मैं कमरे में बैठा इंतजार कर रहा था, और जो लीड एक्टर मुझे कहा गया था कि एक लड़का है लियोनार्डो डिकैप्रियो, वो आएगा, तो वो था नहीं, तो मैं उसका इंतजार कर रहा था। बहरहाल जी, वो कहते हैं मैं जैसे ही आके बैठा हूँ अपने कमरे में तो बेतहाशा औरतें भी आके बैठ गई हैं। वो कहते हैं हाँ, अगर कोई लेडी असिस्टेंट है कोई फिल्म की, वो तो आके बैठे, लेकिन अकाउंटेंट्स भी तो और भी सारी आके बैठ गई। तो उस मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम लोग क्यों आए हो? तो उन्होंने कहा जी हम लियोनार्डो डिकैप्रियो को देखने आए हैं, हमें पता चला। तो कहते हैं मुझे तो आंसर उसी वक्त मिल गया था कि मेरी टाइटैनिक फिल्म का लीड हीरो तो यही होएगा। अच्छा, कहता है लेकिन ये जिस वक्त अब डेविड कैमरून भी जो हैं, ये बड़े जेम्स कैमरून जो हैं, ये भी बहुत बड़े जो हैं वो हैं। तो कहने लगे कि मैंने इसको कहा जिस वक्त ये बहरहाल जी आया फाइनली, क्योंकि केट विंसलेट को तो हमने ऑलरेडी कर दिया था, तो हमने इसको जब बुलाया तो हमने कहा जी भाई साहब आओ, तो ये लाइंस तुम्हें पढ़नी पड़ेंगी। तो कहते हैं मैं तो नहीं लाइंस पढ़ता। तो कहते हैं मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने इसके साथ हैंडशेक किया, मैंने कहा जी थैंक यू वेरी मच। लेकिन बाद में लोगों ने मुझे बताया कि अगर केट विंसलेट के साथ टाइटैनिक में ये लड़का होएगा तो तुम्हारी फिल्म जो है ब्लॉकबस्टर होएगी। तो कहते हैं मेरे ये तरीका नहीं है कि लोग जो है आके ऑडिशन ना दें और ऑडिशन के बगैर मेरी फिल्म में काम कर लें। लेकिन कहते हैं मैंने जब इसकी पॉपुलैरिटी देखी तो मैंने कहा ठीक है भाई, दिस इज द बॉय, दिस हैज टू बी द बॉय। ऐसे है। और जनाब बड़ी खबर है क्रिकेट की दुनिया से भी। क्रिकेट की दुनिया से जो इंडियन क्रिकेटर हैं KL राहुल, उनकी शादी जनवरी 2023 में सुनील शेट्टी की बेटी अतिया शेट्टी के साथ हो सकती है। और इनकी जो शादी होएगी, अथिया की जो फादर हैं सुनील शेट्टी, उनके घर पे जो खंडाला में है वहाँ पे होएगी। और अभी तक पूरी डेट्स तो रिवील नहीं की गई हैं, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि जी शायद ये इनकी शादी जो है कुछ बहुत को क्या बोलते हैं रसूख जराए, उन्होंने बताया कि शायद इनकी शादी हो सकती है। और लास्ट टाइम जो है अथिया फिल्म जिसमें देखी गई थी मोतीचूर चकनाचूर में देखी गई थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के अगेंस्ट 2019 में। तो अब जो है इनकी शादी की खबरें आ रही हैं, तो अब जनाब पता चलेगा क्या असलियत है। अल जजीरा की जनाब एक खबर आई है और ये खबर भी बड़ी खलबली मचा देने वाली है। उसकी वजह यह है कि आपको पता ही है कि इंग्लैंड का बहुत बड़ा क्लब है मैनचेस्टर यूनाइटेड, ऑफ कोर्स। तो एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड में बहुत सारी जो हैं वो अब तंगियां चल रही हैं, और अब जो है जो वहाँ पे उनकी जो फैमिली है वो अमेरिकन ग्लेजर फैमिली, वो अब सोच रही है कि अब इसको शायद बेच देंगे वो लोग। 17 ईयर पहले इन्होंने ये खरीदी थी, लेकिन अब फाइनेंशियल जो है इनकी कंडीशन ख़राब है। ये ओल्ड ट्रैफर्ड क्लब जो है इसके अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, इसमें स्टेडियम्स हैं और काफ़ी रीडेवलपमेंट्स हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि जी ये हम बेचेंगे, क्योंकि वैसे भी पिछले 5 साल में इन्होंने कोई ट्रॉफी भी नहीं जीती है। लास्ट ट्रॉफी इन्होंने यूरोप लीग और यूरोप लीग क्लब जीता था, लीग कप जीता था 2017 में। तो उसके बाद से जो है ये खलबलियाँ हैं। और जनाब ये तो खबरें आपको सुनाई दी हैं माजिद भाई ने, मैं सिर्फ इसमें थोड़ा ऐड कर दूंगी कि जी जो ग्रुप ई का आज मैच हुआ था उसमें जापान जो है उसने बड़ा अपसेट किया। खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में जो ये मैच हो रहा था उसमें इन्होंने जर्मनी को हराया और बड़े स्टार बन गए टकुमा असानो, जिन्होंने कि ये किया जो फाइनल जो वो था स्कोर। तो पहले 1-0 से लीड कर रहे थे, फिर 2-0 से लीड करते हुए इन्होंने ये जीता। एंड जनाब बाकी के मैचेस भी माजिद भाई आपको बता चुके हैं। ग्रुप एफ में क्रोशिया वर्सेस मोरक्को 0-0, ग्रुप एफ में स्पेन वर्सेस कोस्टा रिका 7-0, ग्रुप एफ में ही बेल्जियम वर्सेस कनाडा जो है वो 1-0 नहीं, ग्रुप ई था स्पेन वर्सेस कोस्टा रिका, वो दैट वाज ग्रुप ई। और ये ग्रुप एफ में बेल्जियम वर्सेस कनाडा जो है 1-0 से ये रहा। इसके अलावा जनाब एक हमारे पास और स्टोरी है अर्जेंटीना के बारे में। बड़े जो दुखी लोग हुए हैं कि जी जो सऊदी अरेबिया से वो हारे हैं, वो कहते हैं जी कि ये इन्होंने वैसे तो बैक टू बैक 2 कप्स जीते थे, एक 1978 में एक 1986 में, लेकिन कतर से 2-0 से ये डिफीट इनको ले लिया। तो बड़ी इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की, उस वक्त जैसी हिस्ट्री और तरह से क्रिएट की थी, अब और
तरह से की। हालांकि ये दुनिया में नंबर 3 जो टीम है इसको रैंक किया जाता है और पिछले 3 साल से एब्सोल्युटली जो है वो अनबीटन है। और 2022 टूर्नामेंट के लिए तो 36 स्ट्रेट विंस हैं इनकी, विंस हैं, और 2022 टूर्नामेंट के लिए तो उनको फेवरेट कहा जा रहा था। और वो टीम KSA जो कि इनसे 48 प्लेसेस दूर है उसने इनको हराया, तो लोग जो हैं वो बड़े दुखी हुए। और आपको पता ही है कि वो लड़के हीरो बन गए, सालेह अल शहरी एंड सालिम अल दोसैरी, जिन्होंने के ये गोल्स इनके लिए किए। जैसे किसी ज़माने में अर्जेंटीना के लिए मैराडोना जो था वो हीरो बना था। और वो कहते हैं जी कि ये जो हिस्ट्रीज़ हैं इनके अंदर ग्रेस नोट एक कंपनी है जो कि ये फाइंड आउट करती है कि किसके पॉइंट्स कम है। 1950 में USA ने जो इंग्लैंड के खिलाफ जीता था उस वक्त सिर्फ ये कहा जा रहा था कि USA के पास 9.5% चांसेस हैं टू विन, और इस दफ़ा तो उससे भी कम चांसेस थे KSA के, 8.7% चांसेस थे टू विन अगेंस्ट अर्जेंटीना। लेकिन फिर भी जो है ये वन ऑफ द बिगेस्ट अपसेट्स था वर्ल्ड कप की 92 ईयर्स हिस्ट्री में। और आज मेरे ख्याल में दूसरा हुआ है जो जापान ने हराया है जर्मनी को। और जनाब आखिरी एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज़ इज अबाउट F1 विच इज माय लव, है ना, फार्मूला 1 रेसेस जो कि अबू धाबी में हुई थी, अबू धाबी ग्रांड प्री। उसके अंदर फिर से मैक्स वर्स्टैपेन जो हैं वो जीत गए हैं और दिस वाज हिज 15th विन ऑफ द सीजन। और वो कह रहे हैं कि दिस सीजन इज गोइंग इनक्रेडिबल, unbelievable. I enjoy working with the whole team and have been able to achieve something like this year. 30 सेकंड्स है हमारे पास। 30 सेकंड्स में स्विट्जरलैंड एंड कैमरून इसका कौन जीतेगा? कैमरून। कैमरून, शादी जी कहती हैं कैमरून। यूरुग्वे एंड साउथ कोरिया। यूरुग्वे एंड साउथ कोरिया। साउथ कोरिया, ओके शादी जी। पोर्चुगल एंड घाना। वैसे पोर्चुगल को जीतना चाहिए लेकिन मुझे लगता है कि घाना जी। अच्छा चलो पोर्चुगल, ओके। पोर्चुगल। ब्राजील एंड सर्बिया। नहीं ब्राजील भाई प्लीज, यानी ब्लीज। ओके बलीज यानी कल पता लगेगा हमको कौन जीते इनमें से। अब टाइम इतना ही रह गया कि आप लोगों से याद चाहूँ। थैंक यू सो मच शाज़े जी।